अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नारवा वाला और आप मुझे देख रहे हो नारवा लिटरेरी सोसाइटी पे। नाजरीन किराम, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो शख्सियत हमें मदऊ करनी है, इनका नाम मोहतरम डॉक्टर समीर कबीर साहब हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ नागपुर में एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। डॉक्टर समीर कबीर एक उस्ताद होने के साथ साथ एक शायर भी है। आइए जाने इनकी हालात जिंदगी के बारे में। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। हमारे इस प्रोग्राम में आने का आपको बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया आपका भी कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि आप इस प्रोग्राम में मुझे बुलाएं। सर, आप हमें अपनी हालात जिंदगी के बारे में बताएंगे। आप कब और कहाँ पैदा हुए? मैं 1973 में नागपुर में ही पैदा हुआ और बाय बर्थ मैं नागपुर से ही बिलोंग करता हूँ। और मेरी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई 10th स्टैंडर्ड तक की मेरी एजुकेशन हुस्सामिया बॉयज हाई स्कूल है शांतिनगर, वहाँ से उर्दू मीडियम से हुई। उसके बाद 11th-12th में अंजुमन जूनियर कॉलेज सदर से किया। उसके बाद बड़ा यानी जिंदगी में एक डिसीजन मेकिंग का वक्त रहता है वो, और वहां पे मैंने सेलेक्ट किया था बीएससी एग्रीकल्चर। अच्छा। मैंने वो 4 ईयर डिग्री की। अब वो मेरा डिसीजन नहीं था शायद, वो हमारे बड़े भाई भी उसी में थे और फादर भी एगमार्क में थे, तो शायद उन लोगों ने ऐसा सजेस्ट किया। लेकिन वो 4 साल की डिग्री करने के बाद अच्छा परसेंटेज लेके पास हुआ मैं। उनमें 10 पॉइंट सीजीपी होता था, उसमें 7.2 लिया मैंने जी। और लेकिन मुझे रियलाइज हुआ कि यार ये मेरी फील्ड नहीं है। अच्छा, वो फील्ड नहीं है? हाँ, ये मेरी फील्ड नहीं है। और मेरी फील्ड लिटरेचर है, क्योंकि वालिद साहब, मैं सबसे छोटा बेटा होने की वजह से मैं काफी वक्त उनके साथ गुजारता था, कहीं शायरी में, बॉम्बे में रिकॉर्डिंग वगैरह में जी। तो एक शायरी का मुझे यानी धीरे धीरे वो दिलचस्पी नजर आ रहा उसमें आ रहे थे जी। तो मुझे तब रियलाइज हुआ, तो मैंने वहां से फील्ड चेंज कर दी। उसके बेस पे मैंने जॉब वगैरह भी कुछ ढूंढी नहीं और कुछ किया नहीं, और मैं बीए उर्दू लिटरेचर किया, एमए किया, उसके बाद पीएचडी किया, और अब मैं यहाँ पे हूँ। तो ये बड़ी खुशी की बात है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, एक इंग्लिश ऑथर ने कहा था कि वो शख्स जिसकी हॉबी उसका जॉब बन जाए वो दुनिया का सबसे खुशनसीब आदमी होता है जी। तो खुदा का करम है कि उसमें से मैं एक हूँ कि मेरी हॉबी जो है वो मेरा जॉब भी है। अच्छा, थोड़ा सा हमें बताइए, आपने आपने अपने पापा के बारे में भी बात की, अपनी फैमिली के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जी। हम लोग यानी मुझे मिला के 4 भाई है और सब वेल क्वालिफाइड है, अपनी अपनी फील्ड में सब काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और 3 बहनें हैं। एक बहन है जो डॉक्टर है पेशे से, लेकिन उसको भी उर्दू शायरी वगैरह का शौक है, अच्छी शायरी कर रही है। और भाइयों में यानी शेर कहना लिखना ये शौक मुझे ही आया है। बाकी भाई लोग अच्छी शायरी समझते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन वो लिखते नहीं है। लेकिन ये शेर लिखना, गजलें लिखना, गीत लिखना, ये मुझे ही विरासत में मिला है। तो शायरी के साथ इत्तेफाक कैसे हुआ? देखिए, ये चूंकि मेरी जो इब्तदाई तालीम है वो उर्दू मीडियम से हुई, और उर्दू से तो यानी रोज की मुलाकात थी जी। वालिद साहब का शायर होने की वजह से घर में तमाम बड़े शायरों का आना जाना था। जो भी नागपुर आता शायर तो वालिद साहब से मिलने जरूर आता। जैसे बशीर बदर साहब आए थे, अहमद फराज साहब आए हैं, जितने भी निदा फाजली साहब आए, और जो बड़े सिंगर्स भी आते थे नागपुर में उस जमाने में, अजीज नाजा साहब, हनीफ आगरेवाला, अनवर हुसैन साहब, तो वो सब घर आते थे जी। तो हम छोटे होने की वजह से उनकी खिदमत में हम लगे रहते थे, तो उनकी बातें सुनना जी, तो ये सब चीज दिमाग पे असरअंदाज होती थी। फिर जैसे वालिद साहब के साथ मुंबई जा रहे हैं, कोई रिकॉर्डिंग स्टूडियो में जा रहे हैं, तो म्यूजिक का भी सेंस वहां से आने लगा। कंपोजिशन कैसे की जाती है, कैसे कंपोजिशन बनाई जाती है, उस पे किस तरह गजल लिखी जाती है, तो ये सब चीज थी। और एक इत्तेफाक हुआ था कि जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था, 7th या 8th स्टैंडर्ड में था, तो हमारा हाँ एक वीकली प्रोग्राम होता था बज़्म अदब।
तो उसमें जो हमारे उर्दू के टीचर थे जी। वो कुछ ना कुछ एक्टिविटीज देते थे, और उस ज्यादातर डिबेट, जी। तो मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करता था और मुझे इनामात मिलते थे उसमें। तो उनका भी लगाव शायरी की तरफ था। तो एक दिन वो अचानक से क्लास में आते हैं जी। और एक मिसरा देते हैं कि इसको शेर मुकम्मल करो। जी। वो मिसरा यूं देते हैं कि मिठाई जलेबी तू ला दे दुकान से। मिठाई जलेबी तू ला दे दुकान दुकान से। तो उसको कंप्लीट करो। तो दो शख्स ने कंप्लीट किया था, एक मैं था और एक मेरा दोस्त है, अभी वो अमरावती यूनिवर्सिटी में है, जी। याह्या जमील, वो भी राइटर है। तो उसने लिखा था कि मिठाई जलेबी तू ला दे दुका से, तू ला दे दुका से मैं चकलू जबा से। तो मैं क्योंकि प्रोग्रेसिव मूवमेंट से ही मुतासिर था, जदीदियत की थी, तो मैंने थोड़ा उसको रियलिस्टिक करने की कोशिश की कि मिठाई जलेबी तू ला दे दुका से, मगर इतने पैसे में लाऊं कहां से। तो ये समझिए कि मेरी जिंदगी का पहला शेर हुआ होगा। तो इस पे आपकी जो आपने अभी की उर्दू शायरी और पुराने जमाने की जो उर्दू शायरी है, जैसे मीर गालिब, उन की शायरी और आज की शायरी जो अभी होती है, तो दोनों में कोई फर्क आपको महसूस होता है? कहने को तो दोनों भी शायरी है, फर्क ऐसे इस तरह से महसूस होता है कि जिस तरह से इरा टू इरा सारी चीजें तब्दील होती गई है जी। उसी तरह जबान में भी तब्दीली आई है। लैंग्वेज में, सभी लैंग्वेज में, इंग्लिश हिंदी मराठी सभी लैंग्वेज में तब्दीली आई है। मीर और गालिब या उससे पहले की जो उर्दू थी उस पे फारसी के बहुत ज्यादा असरात थे। लोग अपनी उर्दू शायरी में भी फारसी के लफ्जों को इस्तेमाल करते थे जी। लेकिन धीरे धीरे ये चीज खत्म होते गई, कम होते गई, और उसके बाद आम बोलचाल की जबानों में शायरी की जाने लगी। और यही एक सही तरीका है कि अगर उर्दू अदब को या उर्दू शायरी को अवाम तक पहुंचाना है तो हमको अवाम की ही जबान में शायरी करना पड़ेगा। इसकी एक मैं ये मिसाल दे सकता हूँ आपको कि मीर तकी मीर के जमाने में नजीर अकबर आबादी एक शायर थे, जिसको अभी हम अवामी शायर कहते हैं। इतनी बड़ी पदवी उनको दी गई है अवामी शायर, क्यों दी गई है? क्योंकि उनकी जबान में उस वक्त मीर के जमाने में आम बोलचाल के अल्फाज मिलते थे, जी, हंडी बर्तन वगैरह। तो उस वक्त जब मीर तकी मीर ने एक बुक कंपाइल की थी, नुकातुश शोरा, उस दौर के तमाम शायरों को उसने इंट्रोड्यूस कराया था और उनकी गजलें पेश की थी। उन्होंने उसमें नजीर अकबर आबादी को जगह नहीं दी थी। अच्छा। क्योंकि जबान के एतबार से वो समझते थे कि ये शायरी में इस्तेमाल की जाने वाली जबान नहीं है और ये शायर नहीं है। जबकि नजीर अकबर आबादी उस जमाने में इतने दूर अंदेश थे कि जब लोगों की शायरी में चांद को लोग महबूबा कहते थे, नजीर अकबर आबादी उस वक्त चांद को रोटी कहता था। तो ये उसकी सोच थी। तो यही फर्क अभी महसूस होता है कि जबान, देखो, मुश्किल जबान में गहरे शेर कह देना ये कमाल की बात नहीं है, बल्कि आम जबान में गहरे शेर कह देना ये कमाल की बात है। तो लोगों ने इस चीज को रियलाइज कर लिया है और अब वो इस चीज पर ही अमल कर रहे हैं। सर, बहुत सारी तहरीकें शुरू, जैसे प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट की बात करें हम, तो आपकी शायरी पे किस तहरीक का असर आपको महसूस हुआ? देखिए, उर्दू शायरी में बहुत सारी तहरीकें आई, जिसमें यानी जो नुमाया थी वो अलीगढ़ तहरीक थी। पहले रिवायती शायरी थी, अलीगढ़ तहरीक थी, उसके बाद तरक्की पसंद तहरीक हुई, उसके बाद जदीदियत हुई। जदीदियत का जो दौर था वो मैंने देखा है अपने घर की। हमारे वालिद साहब जो थे वो विदर्भ में जदीद शायरी के बानी कहलाते थे, फाउंडर कहलाते थे। उनकी पहली जॉब दिल्ली में थी और दिल्ली में उस वक्त जदीद शायरी अपने जोरों शोर पे थी। कुमार पाशी, बशीर बद्र, बशर नवाज, शहरयार, और वालिद साहब के ताल्लुकात दिल्ली में इन सबसे रहे। उनका ऑफिस पे जब ट्रांसफर नागपुर हुआ तो ट्रांसफर लेके नागपुर आए तो ये जदीद लबो लहजा नागपुर वालों के लिए नया था। तो इसलिए विदर्भ एरिया में जदीद गजल से लोगों को आगाह करने वाला, इंट्रोड्यूस करने वाला शाहिद कबीर ही कहलाते हैं।
जहां तक मेरी शायरी में है, मैंने जदीदियत को भी बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसके बाद माबाद जदीदियत को, पोस्ट मॉडर्निज्म को भी पढ़ा है मैंने, तरक्की पसंद तहरीक को ही पढ़ा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, और दूसरे क्रिटिक का भी कहना है, कि मैं किसी एक मोमेंट से मुतासिर होके उसी की लय पे नहीं चल रहा हूँ। मेरे यहाँ रोमांटिसिज्म बहुत मिलेगा। इश्क मोहब्बत की शायरी मेरे पास बहुत है। मैं अगर कोई चीज सीरियस भी लिखने बैठना चाहूँ तो उसके अंदर चांद, खुशबू या गुल आ ही जाएगा, क्योंकि मेरे शायरी के साथ साथ संगीत भी मेरे अंदर बहुत समाया हुआ है। और मैं जिस तरह की गजलें लिखता हूँ, तो मेरे जो लोग मुझे गा रहे हैं, जो भी कंपोजर दोस्त है, उनका खुद ही मुझे मैसेज आता है या कॉल आता है कि ये गजल खुद ही हमको कहती है कि हमको कंपोज करो। हमको इसको ढूंढना नहीं पड़ता कि कैसे कंपोज करें। हम अगर हारमोनियम लेके बैठे तो ये खुद ही हमारी कंपोजिशन में बैठ जाती है। बिल्कुल। तो ये मुझे वालिद साहब के यहाँ से मिला, क्योंकि वालिद साहब के यहाँ भी एक क्वालिटी थी, उनकी एक जो जदीद शायरी थी वो तो एक अलग ही थी। मैं उसका एक शेर सुना देता हूँ आपको कि जमी पे चल न सका आसमान से भी गया, कटा के पर को परिंदा उड़ान से भी गया। और जहां वो इस म्यूजिकल फील्ड में आते थे तो उनके गम का खजाना तेरा भी है मेरा भी, ये नजराना तेरा भी है मेरा। तो ये क्वालिटी भी मुझे उनसे ही मिली है कि जब मैं एक मुशायरे के स्टेज की शायरी करूं तो वो एक अलग सेंस में जाए, और एक म्यूजिकल मौसीकी की दुनिया को ख्याल में रखते हुए शायरी करूं तो वो एक अलग सेंस में। तो ये दोनों चीज मुझे मिली है। आपकी अपनी शायरी जो आपने अभी कंबाइन कुछ किताबें में किताबी शक्ल मिली क्या उनको क्या? नहीं, मेरी गजलों का मजमुआ इस 2023 में आ जाएगा। उस सरवरक भी बन गया है, उसका टाइटल रंग नाम से रजिस्टर्ड भी हो गया है, और उसकी डीटीपी वगैरह भी पूरी हो गई है, और वो इंशाल्लाह हिंदी और उर्दू दोनों इसमें आएगा। हम हिंदी तो नहीं कह सकते देवनागरी में, क्योंकि वो उर्दू ही शायरी रहेगी, उसको लिपि चेंज किया जाएगा, डायलेक्ट चेंज हुआ। हाँ। सो सर, आपकी जो आपने शायरी की बात की आपने, तो आज के टाइम पे जो कि अभी डिजिटल मीडिया का दौर है, तो डिजिटल मीडिया पर उर्दू शायरी की क्या असर है? देखिए, इसमें एक नुकसान भी है और फायदा भी है। जैसे रेख्ता जैसे प्लेटफॉर्म हमको डिजिटल मीडिया से ही मिला। उर्दू शायरी का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे हमको उर्दू शायरी की पुरानी से पुरानी किताबें मिल जा रही है, सारी चीजें मिल जा रही है, और इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग इसलिए जुड़ पाए कि वहां पे हमको 3 लिपियों में मिल जा रही है। जबान तो उर्दू है, लेकिन रोमन लिपि में मिल जा रही है, नागरी में भी मिल जा रही है। ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मुझे लग रहा है पूरे साउथ एशिया की बात अगर करें तो सबसे बड़ा जितना प्लेटफॉर्म अच्छा काम, जैसे संजीव सराफ के नाम से वो जाने जाते। तो ये इतना बड़ा काम है कि फिर जो नुकसान है हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं। नुकसान ऐसा हुआ है कि ये बहुत डिजिटल मीडिया, यानी आप बस उंगली दबाते ही वायरल हो गए, लाखों करोड़ों लोगों के बीच में पहुंच गया। ये इतना इजी स्टेज है। तो इसमें ऐसा हुआ कि जो जिसके पास शायरी नहीं है, बहर नहीं है, रदीफ नहीं है, काफिया नहीं है, तो कुछ शायर ऐसे है स्टैंड अप कॉमेडी के जैसी, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो होनी चाहिए शायर को, वो नहीं स्टैंड अप कॉमेडी जैसी शायरी है। लेकिन वो लोग भी रातों रात वायरल हो जा रहे हैं, और लाखों उनके फॉलोवर भी हो जा रहे हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज है। लेकिन इसमें डिसएडवांटेज ऐसा है कि जो कुछ भी है वो है ऑडियंस। ऑडियंस के अंदर हमको इतना सेंस पैदा करना पड़ेगा, अगर हम इस फील्ड में काम कर रहे हैं, कि वो शनाख्त कर सके, आइडेंटिफाई कर सके अच्छी शायरी और बुरी शायरी। तो ये हमको काम करना पड़ेगा अगर हम अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सर, आपने बात की अपने पापा की, तो वो एक बहुत बड़े मायनाज शायर रह चुके हैं उर्दू लैंग्वेज की। अगर बात की जाए शाहिद कबीर, तो इतने बड़े शायर का बेटा होना एडवांटेज है या डिसएडवांटेज? देखिए, ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उनका बेटा हूँ। मुझे ये फन विरासत में मिला। यानी कि अगर मैं शायरी नहीं करता तो बहुत बड़ा सवाल या निशान था कि मैं क्या करता। इतने मेरे खून में, नस में मेरी शायरी मौजूद है। अब इसका कहीं कहीं डिसएडवांटेज भी होता है
क्योंकि शाहिद कबीर उर्दू शायरी का बहुत बड़ा नाम था, बिल्कुल। नागपुर का बहुत बड़ा नाम था। नागपुर को जो रिकग्नाइजेशन उन्होंने दिया है, उनकी जो गजलें जगजीत जी, लता जी और अक्रॉस द बॉर्डर, साबरी ब्रदर्स, नुसरत फतेह अली खान, सलमान अलवी, मुन्नी बेगम, यहाँ पे उदित नारायण, चंदन दास, हरिहरन जी ने गाया है। और हॉलीवुड में भी उनकी एक गजल इस्तेमाल की गई है, मैं ना हिंदू ना मुसलमान मुझे जीना दो। द गांधी मर्डर करके एक फिल्म बनी है, लेकिन वो इंडिया में बैन है, उसको रिलीज नहीं होगी। तो ये एक बहुत बड़ा रिकग्नाइजेशन है नागपुर के लिए। लेकिन एक तो उनकी जो मिजाज था, तबीयत थी, वो बहुत फकीराना था, सीधे साधे, बहुत सीधे। और कभी किसी को पता नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं कि ये भाई ये नागपुर में रहते हैं ये शख्सियत। लोग उनकी गजलें सुनते हैं तो समझते हैं किसी बॉम्बे के शायर ने लिखा होगा, कोई बड़े शायर के नाम से मंसूब कर देते कि उनकी होगी। तो नागपुर वालों ने भी उनको उनके म्यार के मुताबिक रिकग्नाइजेशन नहीं दिया, क्योंकि क्या है कि अदब में भी अभी एक जमात बंदी है, तुम मुझे हाजी बोलो मैं तुम्हें हाजी बोलूंगा। तो इस तरह की चीजें हैं। तो उसमें कहीं मुझे, क्योंकि वो किसी भी एक पर्टिकुलर जमात से या किसी से जुड़े नहीं थे, सर्कल से जुड़े नहीं थे। अदब में भी सर्कल है, ये सर्कल से जुड़ जाओ, वो सर्कल, वो आजादाना थे। और उनका शेर भी खुद कह रहा है, फकीराना है सदा कर चल, ये सॉरी, उनका एक शेर है कि मैं उसी धस, फिर उसी धस से सरे राह खड़े है शाही, फिर उसी धस से सरे राह खड़े है शाही, वही अंदाज फकीराना सदा होगा। तो वो अपना शेर कह के बिल्कुल बेनियाज रहते थे, कभी वो इसकी तवक्को नहीं करते थे कि मुझे इससे क्या रिएक्शन मिलेगा लोगों का और क्या। तो उसमें मेरे साथ एडवांटेज डिसएडवांटेज ऐसा हुआ है कि जब लोग मुझे देखते हैं या सुनते हैं तो वो मेरा म्यार शाहिद कबीर के बराबर देखना चाहते हैं। यानी मैं अगर खराब शायरी करूं तो मैं कहीं ना कहीं उनके नाम को बिल्कुल वो वहां से मुझे देखना चाहते हैं। एक तो ये है, तो वो मैं उसको पॉजिटिव में रहता हूँ कि मुझे भैया उनके बराबर या उनसे दूसरी बात करना है। दूसरे ये कि जो ग्रुपिज्म था, वो ये देखते हैं कि अरे वालिद साहब ने इतना नाम कमाया, अब ये भी ऐसी चल रहा है, तो इसको कैसे रोका जाए। तो यहाँ पे भी वो एक होता है ना, शेर निकल जाता है तो लोग सोचते हैं कि शेर चले गए, चलो बछड़े को पकड़ते हैं। तो वो चीज भी मेरे साथ हुई है और होती रहती है। ये हर एक जगह, जहाँ तक मेरा मतलब, मुझे भी कुछ सालों से मैं भी अभी जोरों शोरों से अरबी महफिलों में मेरा आना जाना है, तो हर जगह आपको मतलब ये मिलेगा। हाँ बिल्कुल, मैंने खुद महसूस किया। शेर निकलने के बाद बछड़े को पकड़ने की कोशिश की। सर, आपकी अपनी शायरी के बारे में थोड़ा सा आपने बताया कि थोड़ी सी एक आध गजल या एक आध नज़म अगर आपकी शायरी की हो जाए तो थोड़ा सा हमारे नाज़रीन भी सुनने को अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सी भूलता हूँ तो मैं देख के कोई बात नहीं, पढ़ सकता हूँ। कुछ अशार है, मैं आपको सुना देता हूँ। जी जी, तो फिर बीच में कोई ऐसी नज़म जो मतलब बहुत ही ज्यादा, जिसको ज्यादा लोगों ने सराहा, पसंद किया, जिसको ज्यादा रिकॉग्निशन मिली। एक गजल है जो मैंने पुणे के मुशायरे में पढ़ा था, काफी इस पे जने अच्छे रिमार्क्स आए थे। वो एक गुमान यकीन और एक ख्याल के बस, वो एक गुमान यकीन और एक ख्याल के बस, जो मेरा हाल है हो जाए तेरा हाल के बस, जो मेरा हाल है हो जाए तेरा हाल के बस। वो सुबह नूर सी रोशन, वो रात जुगनू सी, वो सुबह नूर सी रोशन, वो रात जुगनू सी, कहाँ तलक मैं देखूं तेरा जमाल के बस, कहाँ तलक मैं देखूं तेरा जमाल के बस। ये गजल के दो शेर है, और ऐसी ही कुछ मैं अपने अशार आपको सुना देता हूँ। मेरी रह गुजर से गुजर गया, मेरी रह गुजर से गुजर गया, मेरी रह गुजर से गुजर गया, वो अभी इधर था किधर गया, वो अभी इधर था किधर गया। और जो खुदी में थे वो बहक गए, जो खुदी में थे वो बहक गए, था जो बेखुदी में संवर गया।
था जो बेखुदी में संवर गया, और कोई इश्क था कि जुनून था, कोई इश्क था कि जुनून था। मैं इधर गया मैं उधर गया, मैं इधर गया मैं उधर गया। और एक शेर और है इस गजल में कि मेरे दिल दिमाग से काम ले, मेरे दिल दिमाग से काम ले, जो गुजर गया सो गुजर गया। तो ये है। अभी एक दो ताजा गजल है जो अभी कंपोज भी हो जाए, कंपोजिशन होगी ये, यानी हमारे नेक्स्ट एल्बम में आने वाली है। जी जी। बहुत ही एकदम सादा जबान है, लेकिन ये आज की जो नई जनरेशन है ये उनको ज्यादा अपील करेंगी। और मैं ज्यादातर इसी तरह की शायरी लिखता हूँ कि जो एकदम आम फहम लोगों को भी समझ में आ जाए, उसमें कुछ डिक्शनरी देखने की जरूरत ना पड़े। वो यूं है कि तुम रूठे तो सारे मौसम रूठ गए, तुम रूठे तो सारे मौसम रूठ गए, तुम रूठे तो सारे मौसम रूठ गए, तितली खुशबू फूल और शबनम रूठ गए। वाह। तितली खुशबू फूल और शबनम रूठ गए, दिन सूना है रात भी खाली खाली है, दिन सूना है रात भी खाली खाली है, यूं लगता है दोनों आलम रूठ गए, यूं लगता है दोनों आलम रूठ गए। तो इस तरह की शायरी है। एक काफी लंबी बहर में एक गजल कही है, उसके एक ही शेर सुना देता हूं आपको, उसके बाद फिर हम अपनी बात पे वापस आते हैं कि अभी तो सूखे थे अश्क मेरे, अभी तो सूखे थे अश्क मेरे, अभी तो दरिया चढ़ा नहीं था, अभी तो सूखे थे अश्क मेरे, अभी तो दरिया चढ़ा नहीं था कि आप आए, कि आप आए, कि आप आए। किताबे उल्फत पढ़ी थी मैंने, किताबे उल्फत पढ़ी थी मैंने, सफा जफा का पढ़ा नहीं था कि आप आए, सफा जफा का पढ़ा नहीं था कि आप आए। और इसका एक शेर ये है कि वो दौरे हिजरा कठिन बड़ा था, वो दौरे हिजरा कठिन बड़ा था, मैं जल रहा था तड़प रहा था मचल रहा था। वो दौरे हिजरा कठिन बड़ा था, मैं जल रहा था तड़प रहा था मचल रहा था, कि धीरे धीरे मैं मर रहा था, मगर दिलबर मरा नहीं था कि आप आए। सर आपने कुछ एल्बम्स के बारे में भी बात की थी। जी। किस किस एल्बम में आपकी जो जो गजलें हैं या पोइट्री जो कंपोज होगी, जी थोड़ा सा उसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन देखिए, मेरे अभी तक के 5 एल्बम्स हो गए जी। सबसे पहला जो मेरा एल्बम था उसमें मेरा एक गीत था शहर से दूर, वो टाइम्स म्यूजिक पे था, और उस एल्बम का नाम ही मेरे गीत के नाम पे रखा गया था, शहर से दूर। ये एक एल्बम था। दूसरा मेरा एल्बम आया था सोनी म्यूजिक पे, उसमें यानी मेरे लिए एक बड़ी फक्र की बात थी कि उसमें मेरी गजलें थी, पापा की गजलें थी, बशीर बद्र साहब की गजलें थी, इन लोगों के साथ मेरी गजलें थी। उसमें मेरी 3 गजलें थी। तो वो सोनी म्यूजिक पे एल्बम आया। और उसके बाद मेरे 2 एल्बम अभी श्री म्यूजिक पे आए हैं। हाँ, वो सूफी सॉन्ग है दिलेजार, जो यूट्यूब पे अबाउ 8 लाख व्यू हो गया उसके। और एक श्री म्यूजिक पे आया है अमान दे, वो भी अच्छा चला है। और एक अमेरिका में हिंदुस्तानी मूल के है गजल सिंगर शंकुमणि शर्मा, उन्होंने सीडी बेबी म्यूजिक अमेरिका से एक मेरा गजल रिलीज की थी नजर चुरा के। तो इस तरह से इस फील्ड में भी काम चल रहा है। सर कोई ऐसी बात जो मुझे पूछनी चाहिए थी आपसे, मैंने नहीं पूछी, आप कहना चाहते, अपने नाज़रीन को भी सुनाना चाहते, कोई ऐसी बात? हाँ, एक बात है, लोगों के जहन में ये बात आती होंगी नई जनरेशन के लोगों की कि ये पोइट्री है या उर्दू शायरी है, ये प्रोफेशन कैसे बन सकता है। तो इसमें मैं किसी को किसी गुमान में नहीं रखना चाहता कि आप एज ए शायर बहुत पैसा कमा लोगे और बहुत तरक्की कर लोगे। ये आप समझ लो कि ये आपका अगर पैशन है तो बस पैशन के तौर पे इसकी खिदमत करो। बिल्कुल। ये आपका प्रोफेशन बन जाए, ये 1% या 0.5% का चांस होता है, तो हाँ, लक के ऊपर है। वरना बहुत बड़े बड़े फनकार गुमनामी में मर गए। तो मुझे यही कहना है कि कभी भी अगर आप इस तरह के प्रोफेशन को, आर्ट के किसी भी प्रोफेशन को लेके चल रहे हो, तो एक अल्टरनेट प्रोफेशन और लेके चलो, ताकि हम दोनों कश्ती में सवार होकर अपनी दरिया पार कर सकते हैं।
अपने जो लिटरेचर, खास करके उर्दू लिटरेचर के शौकीन हैं, उनके लिए कोई फाइनल मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए, उर्दू लिटरेचर के शौकीन लोगों को मैं यही बताना चाहता हूँ, और मैंने इस पे काम भी किया है, कि इस जबान को जिंदा रखना है, इस लिटरेचर को जिंदा रखना है, तो इस लिटरेचर को हमको रोजगार से जोड़ना पड़ेगा। इसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की संभावना बढ़ानी पड़ेगी, तब जाके ये लिटरेचर आगे तरक्की करेगा और जिंदा रहेगा। जी। अगर आप इसको ऐशो इशरत और शेर व शायरी की जबान समझ के सिर्फ एक एंटरटेनमेंट के तौर पे अगर यूज कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो इसमें ऐसे काम किए जाए, सिर्फ शायरी और अफसाने की किताब ना छापी जाए, जो भी टेक्निकल किताबें है, साइंस की किताबें है, उसका भी उर्दू में ट्रांसलेशन किया जाए और वो छापा जाए, ताकि ये एक प्रोफेशनलिज्म से जुड़ जाए ये जबान, तो ये तरक्की करेंगे आसानी से। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने अपना शुक्रिया आपका। नाजरीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा, और उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट सेक्शंस में अपनी राय जरूर देंगे। अस्सलाम वालेकुम।